चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। लास्ट क्लास हम लोग अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट कर गए थे। बड़ा आज की इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है, एक तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है। तो भैया पहले करते हैं स्टार्ट अपना क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है सुनो बेटा, केवल प्राइस की वजह से ही डिमांड के अंदर चेंज नहीं होता, और भी अदर फैक्टर्स है जैसे कि इनकम। बेटा इनकम की वजह से भी डिमांड में चेंज होता है। इंसान की इनकम बढ़ती है, इंसान डिमांड भी बढ़ाता है। इंसान की इनकम कम और इंसान की डिमांड कम, तो इनकम में कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा। अगर एक इंसान की इनकम 20% बढ़ जाए, उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, तो डिमांड कितनी बढ़ाएगा, या सैलरी कम हो जाए डिमांड कितनी कम करेगा। अगर इस चीज को अपने को कैलकुलेट करना है, इस चीज को अपने को मेजर करना है, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बोलता भी है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द डिमांड, कि डिमांड में कितना रिस्पांस आया, डिमांड में कितना चेंज हुआ, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से। अगर मैं इसका निकालूं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो वही लिखा है कि इट इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू, कि अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं किससे, परसेंटेज चेंज इन इनकम से, तो ये बन जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला भी आपका सामने आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन में क्यू। अगर बात करें बच्चों वाई की, तो वाई का मतलब क्या होता है, ओल्ड इनकम, ये आपको पता ही होगा। और बच्चों बात करें क्यू की, तो क्यू का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब आप लोग जानते हो, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इनकम, सॉरी न्यू क्वांटिटी बोले तो क्या, Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी मतलब क्या, Q। तो अगर Q1 में से Q कर देंगे माइनस डेल्टा Q आएगा। ऐसे ही डेल्टा Y का मतलब क्या होता है, चेंज इन इनकम। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू इनकम, नई इनकम, जिसको मैं शो करूंगा Y1 से, माइनस ओल्ड इनकम, जिसको मैं शो करूंगा Y से। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, तो आप ये बड़ी ही आसानी से इसको जो है समझ सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है और एक फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। आइए एक बार जो है इसके टाइप्स की बात करते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, कि अगर इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज हो तो कितने टाइप की इनकम इलास्टिसिटी हमारे सामने आएगी। तो सबसे पहला बच्चों क्या आता है, इलास्टिक इनकम डिमांड। इलास्टिक इनकम डिमांड का मतलब क्या होता है, जब आपका ईवाई इलास्टिसिटी ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो। और ये एक से ज्यादा सुनो कब आएगा बेटा, जब आपकी इनकम में परसेंटेज चेंज कम हो लेकिन डिमांड में चेंज हो ज्यादा। कि जब अपन लोग की बच्चों डिमांड में चेंज ग्रेटर देन ज्यादा होता है, किससे, इनकम में होने वाले चेंज से, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम कम है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाई इनकम इलास्टिसिटी। इट मींस क्या, इनकम मेरी केवल 10% बढ़ी लेकिन डिमांड बढ़ गई 20%, डिमांड में चेंज आया ज्यादा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मान लो कि बच्चों OY हमारी इनकम है और OQ हमारी इस समय डिमांड है, तो OY और OQ से बच्चों ये वाला पॉइंट आया। अब इनकम बढ़कर हो गई OY1, लेकिन हुआ क्या, डिमांड में चेंज ज्यादा, इनकम इतनी बड़ी लेकिन डिमांड बड़ी ज्यादा, डिमांड में गैप ज्यादा। अब इसको और इसको आपस में अपन लोग मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट सामने आया। और इससे जब हमने अपना डिमांड कर्व बनाया तो कुछ इस प्रकार का डिमांड कर्व बना, जो कि थोड़ा फ्लैटर बना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है बच्चों, ये थोड़ा फ्लैटर बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो करता है, EY मोर देन 1, की इलास्टिसिटी आपकी क्या है बच्चों, एक से ज्यादा। ऐसे ही अगर बात करूं किसकी मैं, अगर बात करूं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, यूनिटरी माने क्या होता है, आपको पता है यूनिटरी माने बच्चों होता है 1। 1 का मतलब क्या है कि भाई साहब EY बराबर 1, पता है कब होगा, जितना चेंज प्राइस, जितना चेंज डिमांड में उतना चेंज इनकम में। कि भैया इनकम बड़ी, मान लो 20% की मेरी सैलरी 20% बढ़ गई और मैंने डिमांड भी बढ़ाई 20%। इट मींस क्या, अगर परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या हो,
इक्वल हो किसके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अगर बराबर हो परसेंटेज चेंज इन इनकम के, कि दोनों में चेंज बराबर हुआ, इनकम भी 20% और डिमांड भी 20%, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखो, मान लो OY हमारी इनकम है और इस पर अपनी डिमांड है बच्चों कितनी, OQ, इससे ये वाला पॉइंट आ गया। अब मान लो इनकम बढ़ गई 20%, OY से बढ़ के OY1 हो गई। अब जरा मेरी बात सुनो, जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज EY बराबर 1 है। यहां पे क्या होता है, इनकम का डिमांड का चेंज इक्वल होता है इनकम के चेंज के। जितनी इनकम बढ़ी अपन लोग डिमांड भी उतनी बढ़ाए, गैप होना चाहिए सेम। अब इसको और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये पॉइंट्स आ गए और इनको मिला के बच्चों ये बना मेरा क्या, ये बना मेरा डिमांड कर्व। ठीक है, ये बना बच्चों क्या, मेरा डिमांड कर्व, जो कि एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना, ना तो ये स्टीपर बना ना तो ये बना फ्लैटर। ये क्या बना बच्चों, एक नॉर्मल डिमांड कर्व मेरे सामने बना, जबकि ऊपर वाला फ्लैटर था। तो ये तो हो गया EY जब 1 हो, ये EY हो आपकी 1 से ज्यादा। अब अगला केस देखो, उसे क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक इनकम डिमांड, कि इस बार कैसी इलास्टिसिटी है, इन इलास्टिक है। ये कब होता है, जब EY आए लेस देन 1। और ये कब होगा, EY लेस देन 1 कब आएगा, ये सिंपल जब इनकम में चेंज हो ज्यादा। इनकम मान लो बढ़ी 20%, अब इनकम बढ़ी है भाई, डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ी 20% लेकिन बच्चों डिमांड बढ़ी केवल 10%, कि मेरी सैलरी तो बढ़ गई लेकिन मैंने ज्यादा डिमांड नहीं करी, तो इसको बोलूंगा इन इलास्टिक डिमांड। सबसे ऊपर क्या था, सैलरी बढ़ी केवल 20% लेकिन डिमांड बढ़ाई मैंने 40%, की सैलरी हल्की सी बढ़ी, डिमांड बहुत बढ़ा दी, इलास्टिक। यहां पे क्या था, सेकंड वाले में सैलरी बढ़ी 20%, डिमांड भी बढ़ी 20%, ना ज्यादा ना कम, यूनिटरी इलास्टिक। और यहां पे क्या है, इस बार सैलरी बढ़ी ज्यादा, सैलरी बढ़ी 20% लेकिन डिमांड केवल 10% बढ़ी, इन इलास्टिक इनकम डिमांड। इस वाले केस में क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है इज लेस देन, वो कम होता है किससे, परसेंटेज चेंज इन इनकम से। और इस वाले केस में बच्चा लोग जब अपन लोग डायग्राम बनाएंगे तो मान लो OY हमारी इनकम है और उस पर डिमांड है अपनी OQ, तो अपना ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनकम बढ़कर हो गई OY1, इनकम इतनी बड़ी, अब भाई इनकम के बढ़ने पे डिमांड तो बढ़ेगी, हम जानते हैं इनकम और डिमांड में संबंध कैसा है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी, इंसान की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड केवल बढ़ी इतनी सी, डिमांड में चेंज ज्यादा नहीं आया। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये, और देखो इनको मिला के जब डिमांड कर्व बनाया तो ये जो मेरा डिमांड कर्व बना, ये बना स्टीपर डिमांड कर्व। ये फ्लैटर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, स्टीपर है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहां पे जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं, यहां पे हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर इंसान, और तो ऐसा होता भी तो है कि अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो इंसान की जो बच्चों डिमांड है वो भी तो बढ़ेगी। इंसान ज्यादा कमाएगा, ज्यादा उड़ाएगा, इंसान कम कमाएगा, इंसान कम उड़ाएगा, दोनों की बीच संबंध बच्चों कैसा है, पॉजिटिव है। इसलिए आपके कर्व बन रहे हैं ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग। बताओ, ये 3 केस क्लियर है, होपफुली ये 3 केस आपको क्लियर हो गए। आइए अपने चौथे केस पे आते हैं। चौथा केस क्या है जी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बच्चों क्या होता है, सुन लो। जब इंसान की इनकम बढ़े, इंसान की सैलरी बढ़ गई, इंसान को ज्यादा पैसा मिला, लेकिन इंसान ने डिमांड में कोई चेंज नहीं किया कि भाई कोई नहीं, मेरी सैलरी बढ़ गई लेकिन मेरे को ज्यादा खर्चा, मेरे को कुछ डिमांड बढ़ानी नहीं है, जितना पैसा आया मैं सारा सेव कर दूंगा, मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा। तो वही बोलता है कि इस केस में क्या होता है, नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, कि भाई साहब डिमांड में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो केवल और केवल इनकम में हो रहा है। तो इसे बोलते हैं क्या, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, या फिर इसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जो डायग्राम बनेगा वो बच्चों बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये कैसे बनेगा, तो जरा मेरी बात को सुनो। मान लो ये OY बच्चों आपकी इनकम है और इस पे डिमांड आप कर रहे हो OQ। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब मान लो आपकी इनकम बढ़ के हो गई OY1। अब बच्चों आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन आपने डिमांड नहीं बढ़ाई, बिकॉज आपने बोला मुझे कुछ खर्चा करना ही नहीं है एक्स्ट्रा। भले सैलरी बढ़ गई, मुझे कुछ खर्चा नहीं करना, मेरे को नीड नहीं है। इट मींस क्या, उस बढ़ती इनकम OY1 पर भी आपकी डिमांड अभी भी OQ हुई है,
तो इस OY1 और अब मैं इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा तो मेरे सामने जो है एक नया पॉइंट ये वाला आएगा, और जब मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो जो डिमांड कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मींस अगर इनकम OY हो तब भी डिमांड OQ, इनकम बढ़ के OY1 हो तब भी डिमांड OQ ही रहेगी। ठीक है, चलिए पांचवा केस क्या है जी? पांचवा केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? जब हमारी EY इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या हो? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कब होती है जी? इनफाइनाइट बच्चों तब होती है जब मेरी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। मेरी इनकम तो उतनी ही है, 20% थी इनकम, अब भी 20% है, लेकिन मैंने डिमांड काफी बढ़ा दी। मैंने जो है डिमांड काफी बढ़ा दी। मान लो कि मेरी इनकम अभी भी 20% है, लेकिन अगले महीने मेरे घर में शादी है, तो मैंने क्या करा? मैंने डिमांड को काफी बढ़ा दिया, लेकिन मेरे बॉस ने मेरी इनकम नहीं बढ़ाई। तो इस वाले केस में क्या होता है, लिखा भी है कि तब होता है जब चेंज इन द डिमांड में चेंज हो रहा है विद नो चेंज इन इनकम, लेकिन इनकम में कोई चेंज नहीं है। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर इनफाइनाइट इनकम इलास्टिसिटी। और यहां जो कर्व बनेगा जी वो बच्चों आपका बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे? जरा मेरी बात को सुनो बेटा। मान लो OY आपकी इनकम है और उस पर डिमांड कितनी है? OQ। तो OY पे OQ डिमांड यहां पे आ गया। अब हुआ क्या? मान लो आपकी डिमांड बढ़ गई, OQ1, घर में शादी है, डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्या बॉस ने आपकी सैलरी बढ़ाई? नहीं। कि आपकी इनकम बढ़ी? नहीं। तो आप इस OY1 पर भी डिमांड अपनी OQ1 ही करोगे। तो पहला पॉइंट ये था, अब पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया आपका डिमांड कर्व जो बना पैरेलल टू वाई एक्सिस की। सेम इनकम पर डिमांड पहले OQ थी और उसी इनकम पर डिमांड बढ़ गई OQ1। तो ये बनेगा आपका क्या? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो चौथा हो गया। पांचवा, अब छठे की बात करते हैं। तो छठे की बात करने से पहले जरा मेरी एक बात सुनो बेटा। आपको याद होगा कि अगर आपको डिमांड चैप्टर थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैंने बताया था कि जब इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़े, इनकम के घटने पे डिमांड कम हो, इट मींस हम बात बच्चों करते किसकी? हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। लेकिन आपको याद हो बच्चों, एक होती है इंफीरियर गुड्स, याद आ रहा है? घटिया वस्तु। और इंफीरियर गुड्स वाले केस में उल्टा होता है। क्या होता है? अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो घटिया वस्तु की डिमांड, ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान ज्यादा कमाएगा उसकी इनकम बढ़ेगी, वो घटिया वस्तु की डिमांड कम कर देगा और नॉर्मल की डिमांड को बढ़ा देगा। और अगर इंसान की इनकम कम हो गई, उसकी सैलरी कम हो गई, वो कम कमाएगा, तो इस केस में वो घटिया वस्तु की डिमांड करेगा ज्यादा। तो इंफीरियर गुड्स वाले केस में संबंध होता है नेगेटिव। और नॉर्मल गुड, अगर गुड्स नॉर्मल है कि नॉर्मली आप उसको यूज करते हो तो इनकम बढ़ेगी, आप उसकी डिमांड को बढ़ाओगे, इनकम कम डिमांड कम। लेकिन वस्तु घटिया है तो यहां पे उल्टा होता है। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो घटिया वस्तु की डिमांड, भाई आप ज्यादा कमा रहे हो यार, सैलरी बढ़ गई तो घटिया की डिमांड कम, और कम कमाओगे तो घटिया की डिमांड ज्यादा। तो अगर मैं इसका भी डिमांड कर बनाऊं तो छठा पॉइंट बच्चों वही आता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहां बच्चों क्या होता है जरा देखो। पहली बात ये होता है आपका इंफीरियर गुड्स वाले केस में। ये जो हम बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स वाले केस की बात, यहां पे क्या होता है कि दिस अकर व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज नेगेटिव मतलब क्या कि इस बार जो आपकी डिमांड घट गई विद चेंज इन द इनकम, की आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन आपने अपनी डिमांड को घटा दिया, बिकॉज गुड्स कैसी है? इंफीरियर। आप ज्यादा कमाओगे, आप घटिया वस्तु की डिमांड ऑब्वियसली बात है कम कर दोगे। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इस बार, मान लो OY आपकी इनकम है और उस पर डिमांड मान लो आप कर रहे हो OQ, तो OY पे आपने डिमांड कितनी करी? OQ। ये वाला पॉइंट आ गया। अब एक बात और, यहां पे हम जो गुड्स की बात कर रहे हैं ये गुड्स कौन सी है जी? ये गुड्स है इंफीरियर गुड्स। और ऊपर अब तक हमने पांचों पॉइंट में जो बात करी जी वो सारी गुड्स कौन सी थी जी? वो सब थी नॉर्मल गुड्स। जो हमने ऊपर पांचों केस पढ़े वो सब क्या थे? नॉर्मल गुड्स वाले केस। लेकिन ये कौन सा गुड्स है? इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु है। अब यहां पे क्या हो रहा है, मान लो आपकी इनकम बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ के OY1, अब ऑब्वियस ही बात है जब आप ज्यादा कमाओगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप बेकार वस्तु का यूज कम कर दोगे, बिकॉज ज्यादा कमा रहे हो ना, तो बेकार वस्तु क्यों यूज करोगे? तो आपने बेकार वस्तु के यूज को घटा दिया, कम कर दिया। इनकम बढ़ी, बेकार वस्तु, इनकम आपकी बढ़ी और बेकार वस्तु को आपने कम कर दिया। तो इस वाले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, तो इससे ये पॉइंट आया।
और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, नेगेटिव स्लोप नीचे की ओर आता हुआ आपका जो है डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये था क्या आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे आपने सिंपल देखा कि अपन जो अपना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये सिंपल शो करता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, कि अगर इंसान की इनकम इतनी बढ़ेगी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, उसको पता करने के लिए हम लोग EY इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मूला ये है और उसका एक फॉर्मूला ये, जिस प्रकार आपने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बच्चों सिमिलरली उसी प्रकार ये वाला फॉर्मूला भी आपके सामने अवेलेबल है। स्वयं में आ गया। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर होता है हमारे सामने खत्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये होता क्या है पहले ये जानो। बड़ा देखो, जब दो गुड्स का आपस में कोई रिलेशन होता है और उस केस में अपन लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं बड़ा उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब किन गुड्स में आपस में रिलेशन होता है तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी। अब बच्चों एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल। तो जब हम कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स या कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें और इस केस में अपन लोग इलास्टिसिटी की बात करें तो उसको बच्चों बोलते हैं क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वाले केस में क्या होता है आपको पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि जब एक गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कोक के प्राइस बढ़ेंगे तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है जी नेगेटिव संबंध, अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी, वहां पे आपको एक प्रकार का नेगेटिव संबंध देखने को मिलता है। बट इस टॉपिक में आपको यह पढ़ना है कि अब मान लो पेप्सी के प्राइस 10 से बढ़ के 12 हो गए तो कोक की डिमांड कितनी बढ़ेगी, हाउ मच। अगर कार के प्राइस मान लो इतने बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड कितनी घटेगी। तो यहां पे अब वही वाली बात, यहां पे आपको क्वांटिटी की बात करनी है कि एक गुड्स के प्राइस का दूसरी गुड्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितनी डिमांड बढ़ेगी कितनी डिमांड घटेगी, उसको कैलकुलेट करना है। तो अपन लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, the demand for a particular commodity may change due to change in the price of related goods, की रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको अपन लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ते हैं। अब बोलता है वो जो गुड्स है या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी या फिर वो गुड्स क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी, और अगर इनमें रिलेशन पड़े तो इसी संबंध को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्रॉस डिमांड कहते हैं। ये बोलता है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो चाय के प्राइस में चेंज आएगा तो उससे जो है कॉफी की डिमांड के अंदर भी चेंज आएगा। अब वो चेंज कितना आएगा वो हमें ये बताएगा। और एग्जाम्पल देखो, अगर कार के प्राइस में चेंज आएगा तो उससे पेट्रोल की डिमांड में भी चेंज आएगा। अब वो चेंज कितना आएगा वो हमको ये बताएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, फॉर एग्जांपल Y, कि अगर कोई वस्तु Y है, अगर वस्तु Y के प्राइस में चेंज होगा तो उससे X की डिमांड में कितना चेंज होगा। अगर एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरी गुड्स की डिमांड के चेंज को मेजर करना है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ भी है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको शो करते हैं EC से। तो ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि गुड X की, वस्तु X की डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू किसकी वजह से, अगर वस्तु Y गुड Y के प्राइस में चेंज हो जाए तो। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्या, अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड X, अगर मैं गुड X के परसेंटेज चेंज को डिवाइड कर दूं किससे, गुड Y के प्राइस के परसेंटेज चेंज से, तो अपने को क्रॉस इलास्टिसिटी मिल जाएगी। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ X, कि मैंने X की क्वांटिटी की बात करी, डिमांड की बात करी, एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ Y, और Y के प्राइस की बात करी। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, कि EC क्रॉस इलास्टिसिटी बराबर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ Y इनटू में प्राइस ऑफ Y
अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो वही वाली बात लिखी है कि आप जो है इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर बच्चों बात करें इसके टाइप्स की, तो उसके अपने को तीन टाइप देखने को बच्चों मिलते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है क्रॉस। अगर बात करें एक होता है जीरो। अगर बात करें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो उसमें क्या होता है, इसमें बच्चों बात करते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की। आप जानते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपना संबंध क्या होता है, पॉजिटिव। कि अगर पेप्सी है, अगर मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे, तो वी नो दैट जो कोक है, कोक की डिमांड बच्चों बढ़ जाएगी। बिकॉज अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग पेप्सी पीना छोड़ देंगे और वो कोक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे बच्चों, दूसरे की यहां पे जो है डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो वही लिखा है यहां पे। क्या लिखा है कि जब गुड्स कैसी हो आपस में, सब्स्टिट्यूट हो। बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, आप जानते हो, जिनको एक दूसरे के स्थान पे यूज किया जाता है। ये आपको डिमांड के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले केस में क्रॉस इलास्टिसिटी बच्चों कैसी होती है आपकी, क्रॉस इलास्टिसिटी बच्चों आपकी पॉजिटिव होती है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में क्या बोला मैंने कि अगर गुड्स वाई के प्राइस मान लो बढ़ते हैं, तो उससे गुड एक्स की डिमांड बच्चों बढ़ेगी। दोनों तरफ आपको जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज रिलेशन पॉजिटिव है। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर चाय के प्राइस अगर बढ़ेंगे, तो उससे कॉफी की जो डिमांड है वो अपनी बढ़ जाएगी। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो जरा ध्यान से देखना एक बार। यहां पे बच्चों मान लो कि मैंने लिखा, यहां पे लिखी मैंने डिमांड, और यहां पे बच्चों डिमांड लिखी मान लो मैंने कॉफी की, और यहां मैंने लिखे प्राइस, और यहां बच्चों मान लो प्राइस लिखे मैंने टी के। अब जरा मेरे एग्जाम्पल को समझना। देखिए, मान लो जब टी के प्राइस बच्चों मान लो ओपी थे, तो डिमांड मान लो ओक्यू थी, तो प्राइस ओपी डिमांड ओक्यू, हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। अब मान लो चाय के प्राइस बढ़ गए ओपी वन। अब आपको पता है अगर चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, सॉरी हाँ, चाय के प्राइस बढ़ेंगे। अगर चाय महंगी होगी तो लोग क्या होगा बच्चों, चाय महंगी होगी तो लोग चाय को पीना छोड़ देंगे और वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, कॉफी पे शिफ्ट होने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर चाय के प्राइस ओपी से बढ़ के ओपी वन हुए, तो कॉफी की डिमांड ओक्यू से बढ़ के ओक्यू वन। बिकॉज चाय के प्राइस बढ़ते ही लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया और कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफी की डिमांड जो है बच्चों बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, अब मैं इन वाले पॉइंट्स को मान लो मिलाऊंगा, तो एक ये पॉइंट आ गया, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये बन गया मेरा डी डी इज द डिमांड कर्व, जिसका स्लोप बच्चों कैसा है, जिसका पॉजिटिव स्लोप है, या फिर हम इसको जो है बच्चों अपवर्ड स्लोप भी, हम इसको जो है अपवर्ड स्लोप भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका क्या, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला केस हो चुका है खत्म। अब बच्चों बात करते हैं अगले की, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है जी। यहां पे बात करें तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनको हम लोग जॉइंटली, जिनको अपन लोग एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। ठीक है, जैसे कि मोबाइल और चार्जर। ठीक है, तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें क्या होता है, इस केस में बेटा संबंध होता है नेगेटिव। जैसे कि मान लो अगर कार है, अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो इससे पता है पेट्रोल पे क्या होगा, जो बच्चों पेट्रोल है इससे जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। संबंध नेगेटिव है। क्यों, अगर भाई कार के प्राइस बढ़ेंगे तो कार के प्राइस बढ़े, लोगों ने कार खरीदना छोड़ दिया, कार की डिमांड कम। अब जब कार की डिमांड कम तो पेट्रोल भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल भी नहीं चाहिए, कार की डिमांड कम, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड भी कम, तो कार के प्राइस बढ़े और दूसरी ओर पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां पे क्या होता है, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, बिकॉज यहां पे संबंध कैसा है, नेगेटिव होता है। ठीक, अगर यहां पे मान लो अगर एक के प्राइस इंक्रीज हो गए तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो दूसरे की डिमांड है वो फॉल होगी, दूसरे की बच्चों डिमांड है वो घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि यहां पे जो है दोनों गुड्स को अपन लोग जॉइंटली
दोनों गुड्स को अपन लोग एक साथ यूज करते हैं। अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम, और कार की डिमांड कम तो इसके साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी बच्चों कम हो जाएगी, बिकॉज कार की डिमांड बढ़ेगी तभी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड कम तो पेट्रोल की भी डिमांड कम। तो कार के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम, और कार की डिमांड कम होने से इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, देश में पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो भी कौन सी वाली, नेगेटिव वाली। इट इज कॉल्ड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके डायग्राम की बात करें तो जरा देखो, एक तरफ हम लेंगे बच्चों मान लो क्वांटिटी, मान लो पेट्रोल की हमने डिमांड ली, ठीक है, और एक तरफ बच्चों लेंगे प्राइस, और मान लो जो हमने प्राइस लिए बच्चों वो लिए कार के। अब सुनना, मान लो जब प्राइस बच्चों आपके ओपी थे तो डिमांड कितनी है, ओक्यू, ठीक है। जब प्राइस ओपी थे, ओपी, तो डिमांड बच्चों मान लो ओक्यू है, तो ओपी पे ओक्यू आपकी डिमांड है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब मान लो प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ के हो गए OP1। अब जैसे ही कार के प्राइस बढ़ेंगे लोग कार खरीदना छोड़ देंगे, कार खरीदना कम तो कार की डिमांड भी कम, डिमांड घटकर हो गई आपकी OQ0। तो ये एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, और जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये बना मेरा एक पॉइंट, और जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये बच्चों मेरा बना डिमांड कर्व, जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, या फिर जिसको बोलूंगा मैं जिसका स्लोप कैसा है, जिसका है अपना डाउनवर्ड स्लोप। तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी वाले केस में जो आपका डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसे डाउनवर्ड नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका नेगेटिव वाला खत्म होता है। अब बच्चों बात करते अपने आखिरी वाले, किसका नाम क्या है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या होता है, जब दो गुड्स में आपस में कोई संबंध ही ना हो, तो जैसे कोक और पेप्सी में संबंध था सब्स्टिट्यूट्स, कार और पेट्रोल में संबंध था कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस मोबाइल फोन और इस पेन में आपस में कोई संबंध नहीं, इस मोबाइल फोन और इस पेन में आपस में कोई संबंध नहीं। मोबाइल फोन के प्राइस बढ़े घटे तब भी पेन की डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जब दो गुड्स का आपस में कोई भी संबंध ना हो, वो कैसी हो, नॉट रिलेटेड, तो उस वाले केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों कैसी आएगी, उस वाले केस में आएगी जीरो। जैसे कि अगर मान लो कार के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या इससे कपड़ों की डिमांड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, नॉट अफेक्टेड, कपड़ों की डिमांड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कार और कपड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों क्या होगी, जीरो। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करना चाहूं तो मान लो यहां पे क्वांटिटी बच्चों डिमांड ली मैंने क्लोथ्स की, और मान लो यहां पे जो प्राइस है बच्चों, प्राइस लिए मान लो मैंने कार के। अब जरा समझना, मान लो कार के प्राइस ओपी थे तो उस केस में जो डिमांड थी कपड़ों की वो ओक्यू थी, तो कार के प्राइस ओपी, डिमांड है बच्चों ओक्यू, ये पॉइंट आ गया। अब भैया कार के प्राइस ओपी से बढ़ के हो गए OP1। अब जब बच्चों कार के प्राइस बढ़ जाएंगे क्या इससे कपड़ों की डिमांड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, कपड़ों की डिमांड अब भी OQ रहेगी। तो अब नए प्राइस OP1 पर भी डिमांड आपकी OQ है, तो अब मैं इस OP1 को इस OQ से मिलाऊंगा तो मेरे सामने ये पॉइंट आएगा। तो पहले एक पॉइंट ये था, अब एक पॉइंट ये आ गया, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो इनको मिला के मेरा कुछ इस प्रकार का डिमांड कर्व बनेगा, DD जो डिमांड कर्व बनेगा, जो बच्चों क्या होगा, जो मेरा होगा पैरेलल टू Y एक्सिस। तो इस प्रकार का क्या बनेगा मेरा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर डिमांड कर्व मेरा इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो यहां पे अपना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है खत्म, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहना चाहूं तो अपन लोगों ने प्राइस वाला पूरा पढ़ लिया, अपन लोगों ने इनकम वाला पूरा पढ़ लिया, और अपन लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे आपका जो है तीनों प्राइस, इनकम और क्रॉस बच्चों होता है खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।